Hello everyone. So our today's topic is circulatory shock. Now shock it is a clinico-pathological condition. ठीक है. अभी इमरजेंसी में बहुत केसेस आते हैं शॉक के, तो हमें इसका मैनेजमेंट आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ डॉक्टर. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन है शॉक इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय इम्पेयरमेंट ऑफ एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन. ठीक है. तो इसमें टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाता है प्राइमरली विद लो कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है. ठीक है. तो ये इसके डेफिनेशन हो गया. अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक. तो इसका निमोनिक है एच शॉक. ठीक है. तो सबसे पहले आता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड द कार्डियोजेनिक शॉक. अब इसके नाम में ही इसका मतलब हम अगर देखें तो हमें पता चल सकता है. हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मतलब इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो जा रहा है. ठीक है. अब हीमोरेज मतलब ब्लड लॉस हो रहा है जिसकी वजह से इंसान शॉक में चले जाता है. बर्न्स जिसमें प्लाज्मा लॉस हो जाता है तो इंसान शॉक में जा सकता है. सर्जिकल शॉक मतलब सर्जरी के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल हीमोरेज हो रहा है, एक्सटर्नल हीमोरेज हो रहा है, उसकी वजह से इंसान शॉक में जा सकता है. ट्रॉमा तो जैसे एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से इंसान शॉक में जा सकता है. नाउ अनदर वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक. अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में ना इसमें क्या होता है कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है. देयर इज़ इंक्रीज इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कैपेसिटी. तो ये कैसे बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेजोडाइलेशन हो गया है जिसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ गई है. तो ये कौन सी कंडीशंस में दिखता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में, न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक. ठीक है. ये हम आगे देखने वाले वीडियो में, ये अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के हिसाब से है. फिर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक. ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ तो चीज़ें ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है ब्लड फ्लो को. ठीक है. जैसे कार्डियक टेम्पोनार्ड, बर्न्स शॉक, टेंशन नीमोथोरैक्स, या तो फिर एक मैसिव पल्मोनरी एम्बुलस. एम्बुलस हमें पता है जो थ्रोम्बस से डिटैच होता है उसे हम एम्बोलाई कहते हैं, और वो कहीं भी जाके कोई भी ये ब्लड वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है. ठीक है. एक थ्रोम्बस था, ये थ्रोम्बस था, थ्रोम्बस से एम्बोलाई डिटैच हुआ और उसने जाके ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दिया, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो गया. फिर लास्ट वाला आता है कार्डियोजेनिक शॉक. कार्डियोजेनिक मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हार्ट के अंदर, तो हार्ट फेलियर हो सकता है, उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट मतलब एमआई हो सकता है, उसको एरिथमियाज हो सकते हैं. तो यहाँ पे डिफेक्ट किधर है, हार्ट में डिफेक्ट है. तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ शॉक. नाउ नेक्स्ट इज दी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक. मतलब हमें पता कैसे चलेंगे कि पेशेंट शॉक में है. तो सबसे पहले उसका निमोनिक है शॉक. तो एस फॉर स्वेटिंग, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होगी. हाइपोटेंशन क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा जिसकी वजह से उसका बीपी ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है. फिर ओलिगोयूरिया, उसका यूरिन कम हो जाएगा. फिर कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, हमें पता है कि जो थर्मो रेगुलेशन है वो फेल होने लगेगा जिसकी वजह से कोल्ड एंड क्लैमी स्किन हो जाएंगी, कोल्ड हैंड एंड फीट बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस. फिर आते हैं हम अनदर, देयर इज स्टेजेस ऑफ शॉक. मतलब जो शॉक है ना, इनिशियली पेशेंट आता है तो अगर वो सही टाइम पे उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया तो वी कैन सेव द पेशेंट. ठीक है. तो जो स्टेजेस ऑफ शॉक है ना वो 3 स्टेजेस में होता है. एक होता है फर्स्ट स्टेज ऑल्सो नोन एज द कॉम्पेंसेटेड स्टेज, सेकेंड स्टेज और द प्रोग्रेसिव स्टेज, एंड थर्ड इज द इरिवर्सिबल स्टेज ऑल्सो नोन एज द रिफ्रैक्टरी स्टेज. अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज कॉम्पेंसेटेड, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि बॉडी के जो कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म्स है वो ट्राई करेंगे कि हम बीपी को नॉर्मल ले आए. तो जो भी कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है बॉडी के, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है. और वो लोग ट्राई करते हैं कि हम बीपी को नॉर्मल करने की कोशिश करें. फिर सेकेंड स्टेज इज द प्रोग्रेसिव स्टेज. अब ये प्रोग्रेसिव मतलब पेशेंट प्रोग्रेसिव की स्टेज की तरफ जा रहा है, मतलब उसका शॉक जो है वो प्रोग्रेसिव स्टेज की तरफ जा रहा है. ऐसा नहीं कि हम पेशेंट की कंडीशन अच्छी होती जा रही है, शॉक प्रोग्रेस हो रहा है आगे. ठीक है. और थर्ड स्टेज जो है इरिवर्सिबल स्टेज, मतलब अब पेशेंट को बचाना मुश्किल है, हियर द डेथ इज इनएविटेबल, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, मैसिव डैमेज हो चुका है, तो यहाँ पे डेथ इज़ इनएविटेबल. अब हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज हमें बताया कि उस ऑल्सो नोन एज द कॉम्पेंसेटरी स्टेज. इसमें कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे इसको मैंने सेक्रीफाइस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ना सेक्रीफाइस करने लगती है. जो हमारी किडनी है वो सेक्रीफाइस करती है, जो हमारा जीआईटी सिस्टम है वो सेक्रीफाइस करता है, जो हमारा स्किन है ये सब सेक्रीफाइस. अब ये लोग सेक्रीफाइस कैसे करते हैं, ये सब जो भी ऑर्गन्स है ना इनको ब्लड फ्लो कम हो जाता है. देयर इज डिक्रीज इन दी ब्लड फ्लो टू ऑल दिस ऑर्गन्स, ताकि ब्लड कहाँ पे जा सके, हार्ट में जा सके और ब्रेन में जा सके. अब ये तो हमारे बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स है ना, अब इनको ही ब्लड नहीं मिलेगा तो फिर इंसान शॉक में चला जाएगा. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करती है ताकि एडिक्वेट ब्लड सप्लाई मिले हार्ट और ब्रेन को. ठीक है. तो अब ये इसका ये फ्लो चार्ट देख लो.
अभी बहुत लेस देन 10% ऑफ द ब्लड जा चुका है उसकी बॉडी से। समझो एक पेशेंट आया तुम्हारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, ठीक है, उसका इतना ब्लड लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया तो उसका वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, ठीक है, फिर उसका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, फिर उसका बीपी कम होने लगेगा, ठीक है। अब ये कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आया, अब अगर उसका बीपी ड्रॉप हो गया है समझो, ठीक है, हीमोरेज है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हमें पता है कि कैरोटिड साइनस था, हमने ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में देखा था, जो कैरोटिड साइनस है उसके पास बेरो रिसेप्टर्स होते हैं। अब बेरो रिसेप्टर्स है तो ये प्रेशर, बेरो मतलब प्रेशर, रिसेप्टर मतलब वो लोग सेंस करते हैं प्रेशर के चेंजेस को। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो ये बेरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये बेरो रिसेप्टर्स आगे जाके वेजो मोटर सेंटर को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब वेजो मोटर सेंटर एक्टिवेट हुआ तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। अब सिंपैथेटिक सिस्टम हमें पता है क्या करता है, इंक्रीज इन द हार्ट रेट करता है, इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट करता है, जिसकी वजह से इंक्रीज इन द बीवी हो जाता है, ठीक है। तो ये वेजो मोटर सेंटर एक्टिवेट हुआ। अब ये जो हार्ट है हमें पता है कि बीपी ड्रॉप हो रहा है, तो बीपी ड्रॉप हुआ तो रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, जो रीनल ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। अब किडनी को पता चला कि भाई मुझे ब्लड कम मिल रहा है, तो ये रीनल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, तो किडनी क्या रिलीज़ करने लगती है, रेनिन रिलीज़ करने लगती है। अब हमें पता है जो रास मैकेनिज्म होता है, रास, इसमें जो रेनिन है वो कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिनोजेन को इनटू एंजियोटेंसिन 1, ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो ये रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेरो रिसेप्टर मैकेनिज्म हाँ कैरोटिड साइनस में प्रेजेंट है, बीपी कम हुआ तो वेजोमोटर सेंटर एक्टिवेट हुआ, वेजोमोटर सेंटर ने सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट किया, सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेट हुआ जिसकी वजह से टैकीकार्डिया हुआ, टैकीकार्डिया मतलब देयर इज इंक्रीज इन द हार्ट रेट, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ये ब्लड वेसल था इसका वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ा, जिसकी वजह से बीपी बढ़ गया, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म हुआ। अब सेकेंड मैकेनिज्म मैंने बताया था रीनल मैकेनिज्म, रीनल ब्लड फ्लो, किडनी को ब्लड कम गया तो उसने रेनिन सिक्रीट करी, रेनिन बिकॉज ऑफ रास एंजियोटेंसिन 2 आ गया, एंजियोटेंसिन 2 फिर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन हुआ, ठीक है। फिर एक और है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ से हमारा रिलीज होता है एडीएच, एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो इसका दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन। एडीएच का दूसरा नाम है पता है ना, वेसोप्रेसिन। अब वेसो मतलब ब्लड वेसल और प्रेस कर रहा है, प्रेस मतलब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है। अब हमें पता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा तो बीपी बढ़ाएगा, ठीक है। और ये एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो इसका एक और फंक्शन है सोडियम वाटर रिटेंशन। अब सोडियम वाटर रिटेंशन मतलब सोडियम और वाटर प्रेजेंट है अपने सिस्टम में, तो ये बीपी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है ना ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली बीपी बढ़ेगा, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी बीपी बढ़ेगा। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से बढ़ता है, वीनस कॉन्स्ट्रिक्शन, और कार्डियक आउटपुट मेनली बढ़ता है आर्टीरियल कॉन्स्ट्रिक्शन से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा स्टेज, फर्स्ट स्टेज, जिसके अंदर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम अगर ये टाइम पे पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचा दिए तो पेशेंट की लाइफ बच जाएगी। फिर हमारा आता है सेकेंड स्टेज, प्रोग्रेसिव स्टेज। अब मैंने बताया था प्रोग्रेसिव मतलब शॉक प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है, वो लोग पूरा ट्राई करते हैं बीपी को बढ़ाने का, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म फेल होने लगते हैं। अब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, वहाँ पे 10 ब्लड लॉस था, यहाँ पे 10 to 15% ब्लड लॉस हो गया, तो बहुत ज़्यादा बीपी कम हो चुका है, ठीक है, बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। अब हमें पता है नॉर्मली हमारी बॉडी में एरोबिक पाथवे होता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। अब तुम ही बताओ ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है तो ये एरोबिक से एनारोबिक पे स्विच कर देते हैं। अब हमें पता है एनारोबिक पाथवे मतलब पायरोबिक एसिड की जगह क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन तो है नहीं, तो एनारोबिक सब चीज़ें हो रही है, तो ब्लड सप्लाई भी कम हो गई है मायोकार्डियम को, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। कार्डियक टिश्यू खुद ही अब वो मर रहा है ना, तो नेक्रोसिस होने लगा है, तो खुद से ही रिलीज करने लगते हैं टॉक्सिन्स, तो जिसकी वजह से कार्डियक फंक्शन कम हो जाता है।
अब ये एनारोबिक पाथवे आ गया हमें पता है। फिर ये जो एनारोबिक पाथवे है ना लैक्टिक एसिड, ये वेजोमोटर सेंटर को सप्रेस कर देता है। अब चीज़ें ख़राब हो रही है, वेजोमोटर सेंटर सप्रेस हो गया जिसकी वजह से सीवियर वेजो डायलेशन हो गया। अब ये समझो हार्ट था और ये हमारा वीनस सिस्टम था। अब यहाँ पे वेजो डायलेशन होने लगा है, तो ये जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ब्लड वेसल्स की, तो सारा जो ब्लड है ना वो यहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीवियर वेजो डायलेशन हो गया है जिसकी वजह से देयर इज़ फर्दर ड्रॉप इन द बीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत स्लगिश है, बहुत स्लो है। तो हमें पता है कि ये जो एकदम स्लो ब्लड होता है ना, इससे ब्लड का स्टैसिस बोलते हैं। अब स्टैसिस मतलब देयर इज़ इंक्रीज टेंडेंसी टू फॉर्म थ्रोम्बस हमें पता है। तो थ्रोम्बस बनने लगेंगे कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द कैपिलरीज जिसकी वजह से कैपिलरी ब्लड फ्लो, एक तो ऑलरेडी कम है ब्लड फ्लो, ऊपर से ऑब्स्ट्रक्शन होने लगा, तो देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द कैपिलरी ब्लड फ्लो। अब ये जो है ना हमें पता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये कौन सा प्रेशर होता है? आउटवर्ड प्रेशर होता है। मतलब ये मेरा समझो इंटरस्टिशियल स्पेस है। अगर यहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया तो देयर विल बी मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड विल बी कमिंग इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब सारा जो भी ब्लड फ्लो था, एक तो ऑलरेडी हमारे पास कम है ब्लड फ्लो, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है जिसकी वजह से ये आउटवर्ड प्रेशर की वजह से सारा जो भी फ्लूइड है वो एक इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, ठीक है। तो इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ी तो फ्लूइड डिफ्यूजन इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब और फिर डेटोरिएशन ऑफ अदर टिश्यूज, मतलब और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज इरिवर्सिबल स्टेज, मतलब अब कुछ भी तुम कोई सा भी ट्रीटमेंट उसको दे दो, पेशेंट को बचाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको इसीलिए हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी स्टेज। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स है ना, सेल्स कमिट सुसाइड। अब सुसाइड कैसे, सेल कैसे सुसाइड करेगा, वो तो स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज़ फर्दर डिक्रीज इन द एटीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब एटीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो देयर विल बी रिलीज ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम्स। हमें पता है जो लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड ऑफ द सेल। लाइजोसोमल एंजाइम्स क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स दे लीड टू सेल सुसाइड, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, मोर देन 15% लॉस हो गया है, जिसकी वजह से इतना लॉस हो गया कोरोनरी ब्लड, मतलब जो हार्ट को जो ब्लड है वही नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इस्टीमिया हो जाएगा, कार्डियक फेलियर हो जाएगा। अब पंप ही फेल हो गया, समझो ये हार्ट है, ये पंप ही फेल हो गया है, तो ब्रेन को कैसे ब्लड जाएगा, जिसकी वजह से देयर विल बी डिक्रीज है सेरिब्रल ब्लड फ्लो। फिर सेरिब्रल इस्टीमिया, ब्रेन को भी ब्लड नहीं पहुंचा, वेजोमोटर सेंटर काम ही नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से पूलिंग ऑफ द ब्लड। अब वेजोमोटर सेंटर जो था, जो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा था, हमने देखा अभी ऊपर, अब सिंपैथेटिक सिस्टम ही एक्टिवेट नहीं हुआ तो जो भी वेन्स में जो ब्लड है वो ब्लड वेन्स में ही रह जाएंगे, इसको कहते हैं पूलिंग ऑफ द ब्लड, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। अब हमें पता है ये जो ब्लड है ये मेरा वीनस सिस्टम है, ब्लड यहाँ से या वापस आता है। अब समझो पूरा ब्लड इधर ही एक्यूमुलेट है, तो वीनस रिटर्न, ये जो वीनस रिटर्न ना जो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आता है, अब यही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूलिंग ऑफ द ब्लड हो गई है तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है। ऑल दिस अबव कंडीशन रिजल्ट इन ड्रास्टिक फॉल इन द कार्डियक आउटपुट एंड बीपी। अब बाद में तो डेथ हो जाती है। तो ये हमने तीनों स्टेजेस देख लिए। पार्ट में देखेंगे कि कोई पेशेंट हमारे पास आया है कैजुअलिटी में तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आए जिसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे, ठीक है, और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। अब कोई एनाफाइलैक्सिस का पेशेंट आया है तो उसे हम इंट्रामस्कुलर एड्रेनलिन देंगे। अब कोई सेप्सिस का पेशेंट आया है तो हम उसको आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। तो ये कॉज के हिसाब से हमने उसको ट्रीट कर दिया। फिर अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन, हमें पता ही नहीं है कॉज क्या है, तो सबसे पहले हम ये 5 चीज़ें देखते हैं: एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिजेबिलिटी और एक्सपोजर। एयरवे मतलब उसका एयरवे क्लियर है कि नहीं वो पहले हम देखेंगे। फिर ब्रीदिंग में वो ठीक से सांस ले रहा है कि नहीं, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे। सर्कुलेशन में उसका बीपी और पल्स को मॉनिटर करेंगे। डिजेबिलिटी हम देख सकते हैं ग्लासगो कोमा स्केल से। फिर एक्सपोजर में देखेंगे कि किस चीज़ को वो एक्सपोज हुआ था तब जाके उसको शॉक में चला गया है, वो कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ रैश तो नहीं है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ कॉज। फिर सेकेंड है हेड लो पोजिशन। अब अगर मैं हेड को नीचे करूँ तो ये यहाँ पे जो भी पुलिंग ऑफ द ब्लड हुई है लोअर लेवल्स पे, तो ये ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। तो वीनस रिटर्न बढ़ा तो हमें पता है कार्डियक आउटपुट एंड बीपी कैन बी रिस्टोर। तो ये सेकेंड है, हेड लो पोजीशन करेंगे। फिर हम उसे ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे क्योंकि हमें पता है कि उसको हाइपोक्सिया में चले जाते हैं पेशेंट्स शॉक में, तो उसको 100% O2 दे सकते हैं या तो हाइपरबैरिक मतलब हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये
100% ऑक्सीजन ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। अगर उसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस है तो हम उसका ब्लड दे सकते हैं उसको, ठीक है। तो रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन, IV फ्लूइड्स दे सकते हैं। अगर कोई बर्न्स का केस आया है तो ये सब केस में हम ये सब देख सकते हैं। फिर प्लाज्मा एक्सपांडर, ये भी हम बर्न्स के केस में देख सकते हैं। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है। एड्रीनलिन इंजेक्शन, एड्रीनलिन हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो सिम्पैथोमाइमेटिक है, ठीक है, वो BP हार्ट रेट वैसा बढ़ाएगा। फिर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, कभी उसका रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो गया है तो इसीलिए दे सकते। तो अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक। तो हमारा निमोनिक था H डॉक। सबसे पहले आ जाता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूम मतलब उसका वॉल्यूम कम हो गया है, तो यह देयर इज शॉक ड्यू टू डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अब कितना ब्लड लॉस, 10 to 15% ऑफ ब्लड लॉस की वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चले जाएगा पेशेंट। तो अब ये मैनिफेस्टेशंस, कैसे मैनिफेस्टेशंस दिखेंगे हमें पेशेंट में, उसका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, उसका BP कम हो जाएगा, उसकी पल्स जो है बहुत ही कम हमें सुनाई देगी, उसका स्किन विल बी पेल एंड कोल्ड क्योंकि ब्लड लॉस हो चुका है। रेस्पिरेटरी एफर्ट वो ज़्यादा करेगा तो देर विल बी इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी रेट। रेस्टलेसनेस और लेथार्जी रहेगी उसको, ठीक है। अब ये समझो हमारा ये है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये हमारा हार्ट है। हमें पता है कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर होता है। कार्डियक वॉल्यूम कितना होता है, 5 लीटर होता है। और जो कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी है ना वो भी 5 लीटर होती है, ठीक है। अब ये जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है इसमें हमारा क्या कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, कैपेसिटी नॉर्मल है, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, हमारे हार्ट का फंक्शन भी नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। फिर हीमोरेजिक शॉक, हीमोरेजिक शॉक मतलब ब्लड लॉस की वजह से, अब ब्लड लॉस मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हीमोरेजिक शॉक इट इज़ अ मेजर फॉर्म ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हीमोरेजिक की वजह से क्या होता है, अमाउंट एंड रैपिडिटी ऑफ ब्लड लॉस, ये डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है, अमाउंट एंड रैपिडिटी ऑफ ब्लड लॉस, मतलब कितना कैसे ब्लड लॉस हो रहा है। समझो अगर एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूटली बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, या तो फिर उसको कोई क्रोनिक ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, कोई अल्सर है जो ब्लीड कर रहा है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है वो शॉक में जाना। अब क्रोनिक ब्लीडिंग मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा उसको इंटरनल ऑकल्ट ब्लीडिंग हो रही है। फिर द एफिशिएंसी ऑफ द कॉम्पेंसेटरी पावर ऑफ द सब्जेक्ट, अब ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब समझो किसी का बेरो रिसेप्टर मैकेनिज्म अच्छा है, किसी का रीनल मैकेनिज्म अच्छा है, जो हमने ऊपर देखा कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म, तो उस पर भी डिपेंड करता है। फिर एक आ जाता है ट्रोमेटिक शॉक, ट्रॉमा की वजह से सीवियर डैमेज टू द मसल एंड द बोन, ये वही हमारा उसको फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर की वजह से उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया। फिर एक होता है सर्जिकल शॉक। हमें पता है सर्जरी के टाइम पेशेंट के चांसेस होते हैं हीमोरेज होने के, इंटरनल हीमोरेज हो सकता है, उसको एक्सटर्नल हीमोरेज हो सकता है, ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स, ओके। फिर आता है वेजोजेनिक शॉक। अब वेजोजेनिक शॉक, इसको दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो इसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है, जो हमारी जो कैपेसिटी है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कैपेसिटी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पर जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल रहता है। अब वॉल्यूम उतना ही है लेकिन कैपेसिटी बहुत बढ़ गई। कैपेसिटी मतलब ये बहुत ज़्यादा वेजो डायलेशन हो गया, ये देख रहे हो जो ब्लड वेसल से इतना ज़्यादा वेजो डायलेशन हो गया है, ठीक है। तो वेजोजेनिक शॉक इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेजोजेनिक और लो रेजिस्टेंस और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब हमारे में एक कंडीशन होती है वेजोवेगल सिनकोप। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से उसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा, जो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, जो एट दी एंड मेड्यूला को स्टिमुलेट करेगा। अब जो मेड्यूला है वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को कम कर देगा। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कम हुआ मतलब वेजो डायलेशन होने लगेगा। वेजो डायलेशन मतलब डिक्रीज इन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब हमें पता है बीपी का क्या फॉर्मूला था, बीपी इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कार्डियक आउटपुट पर डिपेंड करता है, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ही कम हो गया तो मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया, पेशेंट विल गो इनटू हाइपरटेंशन। फिर इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज, ये मेड्यूला से दो चीज़ें हो रही है, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कम हो रहा है और पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ रहा है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमें पता है एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, सारा जो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो गया। कार्डियक आउटपुट कम हो गया मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो एट द एंड हमारा बीपी पूरा के पूरा कम हो गया। अब बीपी कम हो गया है तो पंप ही काम नहीं कर रहा, तो ब्लड ब्रेन को भी ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से फेंटिंग हो जाएगी। तो इससे ही हम कहते हैं वेजोवेगल सिनकोप। समझ में आया। फिर एक आता है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक मतलब कुछ तो डिफेक्ट है हार्ट के अंदर, ठीक है, हार्ट इज़ डिफेक्टिव। अब हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को MI है, पेशेंट को एरिथमियाज है, जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है। तो ये सब की वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है। फिर एक आता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब ये इसमें हार्ट भी नॉर्मल है, जो कैपेसिटी है वो नॉर्मल है, ब्लड वॉल्यूम
जो है वो भी नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन एक यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। अभी ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकता है? एक एम्बोलिस हो सकता है, हमने सुना है ना, थ्रोम्बोपल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो पल्मोनरी वेन्स में जाके ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है। तो यर द शॉक इज़ डेवलप्ड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसे ही हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है ना, ये और भी कंडीशंस में हो सकता है, जैसे उसको एनाफाइलैक्सिस हो गया। हमें पता है एनाफाइलैक्सिस में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेसोडाइलेशन हो जाता है। सेप्सिस की कंडीशन में हो सकता है, ठीक है, इसमें भी वेसोडाइलेशन हो जाता है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ शॉक। तो दिस वाज ऑल अबाउट शॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।